हेलो, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फिर से मिल रहे हैं हम थर्ड लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम कवर करेंगे 9 सितंबर 2024 की शिफ्ट 3 को। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर जल्दी। हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी? ये थे लॉर्ड वेल्सले, ठीक है, जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस। सहायक गठबंधन होता क्या था, मैं आपको ये पहले ये बता देता हूँ। सहायक गठबंधन के अंदर क्या होता था, अंग्रेज हमारे राजाओं के सामने एक पेशकश करते थे कि बोलते थे कि सरकार, हमारे पास अच्छे मॉडर्न वेपन है, अच्छे हथियार हैं, अच्छे ट्रेंड सैनिक हैं, तो आप हमारे राज्य, आपके राज्य में इनको रखो, इस टुकड़ी को रखो, ताकि आपके दुश्मन राज्य से आपको ये प्रोटेक्शन दे। तो ये करके वो अपनी स्टेशन यूनिट को वहां पे बिठा देते थे, और उसकी पेंशन या उनकी तनख्वाही कौन देता था? राजा देता था, ठीक है। उसके साथ साथ वो ब्रिटिश के कुछ हमारे अंग्रेज अधिकारी भी उनके राज्य में बैठते थे, बोलते सर सरकार, हम आपको अच्छी प्रणाली बना के देंगे, अच्छे प्लान बताएंगे, अच्छे टैकल करने के तरीके बताएंगे अपने दुश्मनों से। बट उनका इंटेंशन क्या होता था कि कभी भी अगर उनको उस राज्य पे कब्जा करना है, तो उनकी यूनिट वहां पे तैयार होगी, उनकी सेनाएं वहां पे तैयार होंगी, जो उनको कभी भी उस राज्य में कब्जा करने में हेल्प करेंगी। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। इसके अंदर पहला राज्य कौन सा आया था सब्सिडरी अलायंस के अंडर? निजाम ऑफ हैदराबाद। ये आप देख लेना, ठीक है। फर्स्ट स्टेट जिसने एक्सेप्ट की थी सब्सिडरी अलायंस, वो थे हैदराबाद के निजाम, ठीक है। और सब्सिडरी अलायंस कब लाई गई थी? ये लाई गई थी 1798 के अंदर, ठीक है। तो चलो अब ऑप्शंस पे जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, सबको पता है, फर्स्ट वॉइसरॉय, ठीक है, सबको अच्छे से पता होगा ये। लॉर्ड वेल्सले क्या क्या थे, ये इनके बारे में सोच लो। सबसे पहले ये गवर्नर जनरल रहे थे 1798 से 1805 तक, ठीक है, ये देख लेना। और इनके टाइम पे फोर्थ मैसूर वॉर हुई थी, सेकंड मराठा वॉर हुई थी, उसके टाइम पे ट्रीटी ऑफ बसाइन हुई थी, ये आप देख सकते हो। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? ये रहे थे 1828 से 1835 तक गवर्नर जनरल, ठीक है। इनके टाइम पे ही सती को अबोलिश किया गया था। राजा राम मोहन राय रॉय के साथ मिलकर इन्होंने अब सती पर बैन लगाया था, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। इनके टाइम पे चार्टर एक्ट 1833 आया था, जिसके अंडर क्या किया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? ये भी देख लो, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लेके आने वाले गवर्नर जनरल थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या होती थी? अगर किसी राजा का खुद का वारिस नहीं है या बच्चा नहीं है, तो उस राज्य पर अंग्रेज सरकार का कब्जा हो जाता था। वो किसी अडोप्टेड सन को या किसी भी दूसरे को अपना राजा नहीं बना सकता था, उसका खुद का बच्चा होना बहुत जरूरी था। इसीलिए इन्होंने ये डिवाइस पेयर किया था, ठीक है। ये लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी। चार्ल्स वुड डिस्पैच इनके टाइम पे आया था। एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल इनके टाइम पे खोला गया था, ठीक है। और विडो रीमैरिज एक्ट, एक विडो रीमैरिज एक्ट इनके टाइम पे आया था, ये ध्यान रख लेना, जो 1956 में आया था, ठीक है, कि विधवाओं को दोबारा शादी करने की परमिशन दिलाने वाले ये गवर्नर जनरल होते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच ओलंपिक वाज खो खो फीचर्ड इन एग्जीबिशन इन मेन स्टेडियम? ये कौन होगा? किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया था? ये 1936 में होगा, ठीक है। ये आंसर आपके सामने रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फैट एंड ऑयल गेट रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। वसा और तेल के समय के साथ अपचयित होते हैं और उनमें दुर्गंध आने लगती है। फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, ये देखो, रिड्यूस, अपचयित नहीं होते, उपचयित होते हैं, ठीक है, रिड्यूस नहीं होते, ऑक्सीडाइज होते हैं, यही इनकरेक्ट है। चलो मैं आपको बता भी देता हूं, ये कहां मिलेगा आपको। ये मिलेगा आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी में। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये वहीं से है ये क्वेश्चन, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए। और ये देखो, कभी भी कोई फूड को टाइट चैम्बर में पैक क्यों किया जाता है? ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो उसके ऊपर, ठीक है। इसीलिए ये चिप्स भी नाइट्रोजन के अंदर डाले जाते हैं, ताकि ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट लोकल विंड दैट फ्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर इज नोन एज लू। लू बोलते हैं इनको, ठीक है। ये देख लो, स्टॉर्म्स इन हॉट वेदर सीजन, लू। ये लास्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। साउथ में इनको मैंगो सावर, ब्लॉसम सावर बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नुखाई इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ। नुखाई किस राज्य का त्योहार है? ओडिशा, ओडिशा का है ये, हार्वेस्ट सीजन के अंदर मनाया जाता है, ठीक है, आप देख लेना। ये जीडी के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, जीडी के अंदर आए हुए हैं, सीएचएसएल के अंदर भी पूछा गया है, शायद 21 या 22 के अंदर
2021 या 22 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स प्रोवाइडिंग ऑफ एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? होगा आर्टिकल 28, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बता रखा है आर्टिकल 25 से 28 में। 29 से 30 क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। ये देखो, ये रहा आपके सामने, ठीक है। ये क्या कहता है कि शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, उस पर रोक कौन लगाता है? आर्टिकल 28। 29 30 के बारे में आप जान लो, 31 के बारे में जान लो, और आर्टिकल्स के बारे में आपको बता देता हूं। 29 क्या कहता है कि ये माइनॉरिटी ग्रुप्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कि वो अपना अच्छे से अपने कल्चर को, उनको प्रिजर्व करके अपने एजुकेशन को अच्छे से फुलफिल करें, ठीक है। ये बताता है वो आर्टिकल 28। और उसके लिए उसके साथ में उसको स्टेट या जो सरकारें होती है मदद भी देती है, फंड भी देती है। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप चाहे तो अपना एक अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकता है, उसको मेंटेन भी कर सकता है, और वहां पे वो अपनी जो धार्मिक शिक्षा है उसको दे भी सकता है, ठीक है। आर्टिकल 31 क्या कहता है? ये पहले होता था राइट टू प्रॉपर्टी, होता था ये पहले, बट इसको 44वें संविधान संशोधन के हिसाब से जो 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था, उसके हिसाब से इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, किसके अंडर? 300A के अंडर, ठीक है। ये क्यों बनाया गया? मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसको स्ट्रक डाउन करने का रीजन क्या था कि कोई भी अगर सरकार चाहे तो आपकी जो जमीन है उसको एक्वायर कर सकती है, उसको आपको एक फेयर कंपनसेशन देना होगा, वो एक्वायर कर सकती है, लेकिन पब्लिक पर्पज के लिए। क्यों? जनता के हित के लिए अगर कोई सरकार चाहे तो आपकी जमीन को ले सकती है, आपको एक अच्छा फंड या जो आपको एक अच्छी ग्रांट मिलनी चाहिए, जो जमीन की वैल्यू मिलनी चाहिए, वो देने के बाद में। तो इसीलिए इसको राइट टू प्रॉपर्टी रखने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये आपको एक लीगल राइट दिया गया है, ठीक है, समझ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the definition of Census of India, a marginal worker is a person who works for। भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो खालिस्तान काम करता है। ये लेस देन 183 डेज आएगा, वर्ष में 183 दिन, 6 महीने से कम काम करने वाला। मोर देन वाला ये मेन वर्कर होता है, ठीक है, आप ये देख लेना। 8 मंथ वाला कुछ नहीं होता, 83 डेज वाला भी कोई प्रोविजन नहीं है। ये देखो, ये रहा, मैं आपके लिए एक पोस्टर लेके आया हूँ, एक एनसीईआरटी का। एंगेज्ड इन ओनली इकोनॉमिक प्रोडक्टिव वर्क फॉर लेस देन 183, ये तो मार्जिनल वर्कर होता है, ठीक है। मेन वर्कर कौन होता है? एटलीस्ट 183, मतलब 6 महीने के अराउंड काम करना उसको कंपलसरी है, अगर मेन वर्कर की कैटेगरी में उसको आना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द नए भारत के सपने कैंपेन लॉन्च बाय मेटा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया? यह 2023 में होगा, ठीक है। विकसित भारत अभियान भी इसी के अंडर है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द पावर टू रूल इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। क्यों की गई थी? क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई थी, और ये बात ब्रिटिश क्राउन जो उनके राजा होते थे उन्होंने समझ ली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन को अच्छे से चला नहीं सकती, तो इसके लिए हमने उसके अंडर ले लिया पूरा शासन को, ठीक है। तो इसके बारे में बाकी और एक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बाकी आप अपनी वीडियो को स्टॉप करके माइंड मैप को पूरा पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मेन बातें मैं आपको बताऊंगा टाइम की कमी होने की वजह से। देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या कहता है? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? कौन से चार्टर के अंडर? ये था 1833 के अंडर। ट्रेड मोनोपोली जो थी ना चाइना की, चाय की और चाइना की साथ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी संभालती थी अकेली, उसके अलावा कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती थी, वो हटा दी गई थी, ठीक है, उसको तोड़ दिया गया था। ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट कानून थे, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सॉरी 1773। इसके अंदर क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक एस्टेब्लिश किया गया था बंगाल के अंदर, ठीक है, 1774 में, इसी एक्ट के अंडर, ठीक है। आप ये देख लेना, बाद में अपना नया जो सुप्रीम कोर्ट बना 26 जनवरी 1950 को, सबको पता होगा, ठीक है। ये संविधान आने के बाद में अलग से बना था, ठीक है। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1783, ये क्या था?
ब्रिटिश क्राउन को कंपनी के अफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन था ना कि ब्रिटिश क्राउन क्या था, शुरुआत में इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, बट उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश क्राउन ने 1784 के अंदर कंट्रोल पूरा ले लिया था। ठीक है, और जो कंपनी की टेरिटरी थी उसको ये बोल दिया था कि ये अंग्रेजी सरकार की होंगी। सरकार का मतलब क्राउन की होंगी, मतलब प्रिंस की होंगी, किंग की होंगी। ठीक है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोलते थे। ये पूछ लेता है कभी कभी कि कंपनी की टेरिटरी कब ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहलाई थी, कौन से एक्ट के अंडर, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट होगा। ठीक है, और ये 1858 का आप देख सकते हो। मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन अपने सामने आया था, ये देख लो अभी रिपीट हो रहा है। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इनके इसी के अंडर बने थे। ठीक है, अबोलिश ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अबोलिश कर दिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। ठीक है, और कंपनी को अबोलिश कर दिया था, कंपनी का अभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड किल्ड पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड इन 1952। निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है? ये साक वैक्सीन होगी। ये देखो किसने बनाई थी, जॉन साक ने, ये बंदा है। ठीक है, आप ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। द 5 ईयर प्लान फोकस मोस्टली ऑन प्राइवेट इंटरवेंशन। नहीं, कभी भी 5 ईयर प्लान जब लेके आए थे तो देखो गांधी जी का क्या, सॉरी अपने नेहरू जी थे ना, जब ये 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे, नेहरू जी थे ना, उनका मानना क्या था कि पहले गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा चीजों को, तभी जाके चीजें ठीक हो सकती हैं। द 5 ईयर प्लान ग्रोथ ऑफ टेरिटरी सेक्टर नहीं होगा, ये प्राइमरी सेक्टर के ऊपर होगा। प्राइमरी सेकेंडरी को डेवलप करना उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास ना तो खाने के लिए कुछ था, ना हमारी इतनी खेती हो रही थी। तो टर्शरी सेक्टर क्या होता है? जब प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में आपको बता देता हूँ। प्राइमरी जब होता है जब जैसे हमने अपनी वो गेहूं बोया, ठीक है, हमने गेहूं बोया, एग्रीकल्चर किया हमने, तो फसल होने के बाद में वो क्या होती है, सेकेंडरी सेक्टर में जाती है, वहां पे उसकी प्रोसेसिंग होती है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा, जैसे हमने आटा चक्की में भेजा तो उसका आटा बना, और आटा बनने के बाद टर्शरी सेक्टर में गया, वहां पे उसकी कोई भी चीज बनी और वो पैकिंग होके इंसानों के पास आती है एज ए कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, वो टर्शरी सेक्टर, तो टर्शरी सेक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम पे जब हम आजाद हुए थे हमारे पास इतने हमारा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं था। तो टर्शरी सेक्टर नहीं, प्राइमरी सेक्टर ही होगा। द 5 ईयर प्लान परमिट्स लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, ये हो सकता है। ठीक है, कि कितना ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी चीजों को ठीक करने के लिए। ठीक है, एक 5 ईयर प्लान ऑलवेज स्ट्रेस्ड मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द रेलवेज ईयर बुक 2019-20? रेलवे वार्षिक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी? 67,956 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंट इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो इन प्लेन एरियाज, ये होगी 60-40 का। क्या कि 60% तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ग्रांट, और 40% कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, समझ गए? सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी शिल्पादिक्रम, द अर्लीस्ट एपिक पोएम इन तमिल वाज रिटन इन द 5th और 6th सेंचुरी बाय। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पादिक्रम 5वीं-6वीं ईस्वी में खालिस्तान द्वारा लिखा गया होगा, इलंगो आदिगल के द्वारा। ठीक है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट इज which of the following is the largest crustal plate on earth with an area of 103,000,000 किलोमीटर पर स्क्वायर? ये होगी पैसिफिक प्लेट। ये हमारी मेजर माइनर प्लेट्स के बारे में जहां प्लेट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं ना, ये वहीं से आया हुआ है। ठीक है, मेजर माइनर प्लेट्स के बारे में हम देखते हैं जहां पे ये देखो, ये हमारी प्लेट की पैसिफिक प्लेट जो ये है ना, ये वाली सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट। ठीक है, बाद में डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया था तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रीफली टॉपिक है, ये इतना शॉर्टली समझाया नहीं जा सकता। तो आपको मैं ये बता देता हूँ शॉर्टली, आप सात मेजर प्लेट्स हैं उनके बारे में पढ़ लेना, और कुछ माइनर प्लेट्स हैं उनको याद कर लेना, उनके बारे में पूछता है कभी कभी घुमाए क्वेश्चन। ठीक है, तो उनके फैक्ट्स थोड़ा देख लेना आप। Which of the following personality is a Padma Shri awardee folk singer from the state of उत्तर प्रदेश? ये होगा हमारा अजीता श्रीवास्तव, ये हमारी लेडीज हैं, देख लेना, ये रही, इनको मिला था। नेक्स्ट इज which of the following countries won the first man एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी? ये इंडिया ने जीती थी। ठीक है, नेक्स्ट which of the following goods need further transformation in the economic process? इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती
माल। ये क्यों होगा? देखो एक चीज समझो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन क्यों चाहिए होता है किसी चीज को? ताकि उससे कुछ और चीज बनाई जा सके। अब हमारे पास जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट होता है कोई भी, ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था मैंने गेहूं का, ठीक है, हमने फसल उगाई गेहूं की, ठीक है, सेकेंडरी क्या होगा, उससे हमने आटा बना दिया, ठीक है, आटा प्रोसेस होने के बाद आटा बन गया। अब टर्सरी क्या होगा, या फिनिश प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब एक चीज देखो, इसको अब कोई भी परिवर्तन, अब जैसे हमें कोई भी चीज बनानी है, फिनिश प्रोडक्ट में चिप्स बनाने हैं, कोई भी चीज बनानी है, तो कैसे बनेगी? इसको, इसके अंदर आटे के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, इसको इससे कुछ और बनाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा फिनिश प्रोडक्ट होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे आती है? सेकेंडरी या इंटरमीडिएट गुड, जो इंटरमीडिएट होता है ना, बीच वाला, मध्यवर्ती वाल जिसको बोलते हैं, उसी के अंदर होता है। ठीक है, समझ गए आप? कैपिटल गुड जो हमारे पूंजी होती है, फिनिश्ड अंतिम माल मैंने बता ही दिया। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, उपभोक्ता टिकाऊ माल, ये ड्यूरेशन मतलब उसके ऊपर बात है कि कितना उसको एफिशिएंट बना रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द नृत्य ग्राम एंड ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है? ये कर्नाटक में होगा। ये आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर, ये नृत्य ग्राम की तस्वीरें कुछ। Who among the following was the youngest instrumentalist to be awarded the Padam Bhushan, the third highest civilian award of 2002? ये देख लो, पद्म विभूषण 2002 में किसे मिला था? भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद, ये उस्ताद जाकिर हुसैन जी थे हमारे। ये देखो, ये रे। Who was the revenue minister during the reign of अकबर? अकबर के टाइम कौन होता था? टोडरमल होते थे शासनकाल में, राजस्व मंत्री। ठीक है, अब ये बाकी तीन कौन है? ये भी इनके नौ रत्न में से एक है। अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन होते थे जो कवि होते थे। ठीक है, सॉरी, ये सिंगर होते थे। ठीक है, चलो इनके बारे में और समझ लो। ये टोडरमल ने दहसाला सिस्टम चलाया था, दहसाला सिस्टम। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर को रीबिल्ड करने वाला कौन था? टोडरमल था। ठीक है, और लैंड सर्वे, जो जमीनों के सर्वे स्टार्ट करवाए थे, थोड़ा आप ये देख लेना। और मैं राजा के अच्छा, इनके अकबर के नौ रत्न के बारे में बता देता हूँ आपको। नौ रत्न होते थे, ये चार तो यही हो गए, चार ये है, और एक था बीरबल, बीरबल। ठीक है, एक था अब्दुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल, सॉरी, अबुल फजल। ठीक है, और एक राजा मान सिंह होता था। ठीक है, एक फकीर अजीरुद्दीन होता था, फकीर अजीरुद्दीन, अजीरुद्दीन। ठीक है, ये यही थे सारे, चार ये हो गए, चार आठ, और एक कौन सा था, एक रह गया, एक फैजी होता था, एक सॉरी फैजी भी था, एक फैजी, फैजी, फैरी, फैजी। पांच हो गए। ठीक है, अकबर के बारे में बताऊं तो अकबर हुमायूं का बेटा था। ठीक है, शासनकाल किया 1556 से 1605 पांच तक। ठीक है, बैरम खां इनका एक सेनापति होता था जो बहुत ही क्रूअल था। ठीक है, और अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। ठीक है, कब स्टार्ट की थी? 1589 में, ये आप देख लेना। ठीक है, इतना ही है, इतना और कुछ नहीं है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शो द माइटोकॉन्ड्रियन स्ट्रक्चर डिटेल? निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण है? ये होगा हमारा बी। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आप ये देख सकते हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और समझ लो, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट और क्या बोलते हैं, देखो, इसके खुद का ओन जेनेटिक मटेरियल होता है। ह्यूमंस के अंदर ओन जेनेटिक मटेरियल को हम डीएनए बोलते हैं। ठीक है, और एटीपी सिंथेसिस में काम होता है इसका, इसको जनरेट करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर मिल जाता है, ये डबल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है कि इनर मेम्ब्रेन होती है, फिर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, सिस्टर्नी होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। बस इतना ही काफी है, इसके बारे में आप देख लेना। ठीक है, ये आपको 5th चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर मिल भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेट चेन एल्कलाई, एल्कलाई कार्बोक्सिलिक
एसिड विद द केमिकल फार्मूला CH3 CH2 CH2 CO2H, ये होगा ब्यूटेरिक एसिड। केमिकल फार्मूले याद कर लेना भाई, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे और आप इसके लिए ल्यूसेंट को रेफर कर सकते हो। और ये ज्यादा से ज्यादा मैं तो ये कहूंगा पीवाईक्यूज को करो आप, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज अगर आप ज्यादा से ज्यादा कर लोगे ना तो पीवाईक्यूज से ही पूछता है, ज्यादा कुछ ऐसा कुछ अलग है नहीं। मिथनोइक एसिड, चलो मैं इनके फार्मूले आपको बता देता हूँ। इसका फार्मूला होगा HCOOH, इसका फॉर्मेशन बनेगा HC डबल बॉन्ड O और OH, हाँ ये होगा, ठीक है, ये होगा मिथनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको। प्रोपेनोइक एसिड आ जाओ, इसके बारे में बता देता हूँ। इसका फार्मूला है CH3 CH2 COOH, जिसका स्ट्रक्चर बनता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, ये बनेगा, हाँ यही बनेगा, ठीक है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोलते हैं। कलरलेस होता है ये, सबको पता है कलरलेस लिक्विड है ये, ठीक है। और केमिकल फार्मूला होता है इसका CH3COOH, ठीक है, ये आप देख लेना प्लीज, केमिकल फार्मूले और थोड़ा सा IUPAC नेम को याद कर लेना, ये बहुत बार पूछ रहा है ये, ठीक है। साइंस के अंदर इसने आज पैटर्न चेंज किया है, तो ये क्वेश्चनों को पूछ रहा है, ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद दी, संविधान का अनुच्छेद 77 किससे करता है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कारोबार के संचालन से, ठीक है, ये इसके बारे में है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रखा है इसने ऑप्शंस के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। देखो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल है आर्टिकल 63 टू 71, ठीक है, 63 से 71। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये होगा आर्टिकल या अनुच्छेद 63 के अंदर, ठीक है। और टर्म एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आएगा, ये होगा आपका आर्टिकल 67, ठीक है। और ओथ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये हमारी इसकी जो शपथ समारोह होता है उनका आएगा आर्टिकल 69, ये आप देख लेना, ठीक है। ये आर्टिकल्स याद कर लेना, ये 67 है, ये 63 है, 69, और वाइस प्रेसिडेंट के टोटल आर्टिकल्स होते हैं 63 टू 60 और 71, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 डील्स विद द सब्सिस्टेंस अलाउंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? सेक्शन 5 या धारा 5, ठीक है, ये करंट का सेक्शन है, आप देख लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सेशन के साथ, जिसके अंदर हम 10 सितंबर की स्लाइड्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारे क्वेश्चंस थे, तीनों शिफ्ट को कवर करेंगे हम जल्दी से जल्दी, और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि सीपीयू की तरफ भी शिफ्ट करें, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस भी हमें कवर करने हैं। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। फॉलो कर लीजिए स्टमन ट्यूटर को एंड सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइज।